हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले कोरोना वेरिएंट्स की जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है पिछले 2 लहर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश में जो पहला केस था कोरोना वायरस का वो कहाँ पाया गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में पहला केस जो था वो केरल में पाया गया था, जो कि एक स्टूडेंट के बॉडी में पाया गया था, जो छात्र कहाँ से बिलोंग करता था, वुहान यूनिवर्सिटी से। वुहान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो हमारे पड़ोसी देश चाइना में यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अब तो सभी जानते हैं कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 है ये चाइना की ही उपज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वायरस की संरचना की समानता सूर्य के कोरोना भाग से होने के कारण इसका नामकरण कोरोना वायरस किया गया था। ठीक है, लेकिन WHO के द्वारा इसका नाम कोविड-19 रखा गया। कोविड-19 का मतलब क्या होता है, को मतलब होता है कोरोना, और VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब डिजीज, मतलब कोरोना वायरस डिजीज इसका पूरा नाम है। अब 19 क्यों, तो सबसे पहला केस जो था 31 दिसंबर 2019 को देखा गया था, इसीलिए WHO के द्वारा इसका नाम कोविड-19 रखा गया। इसका एक और नाम है जिसका हम लोग नाम ज़ूनोटिक वायरस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला ये एनिमल में फैलता है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में, और ह्यूमन बीइंग से फिर ह्यूमन बीइंग में ये फैलते जाता है, और इस तरह से हमारे पूरे देश में फैल जाता है, इसीलिए इसको ज़ूनोटिक वायरस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाले कुछ तरीके के बारे में। तो सबसे पहला तरीका के बारे में हम डिस्कस करेंगे रैपिड टेस्ट। तो रैपिड टेस्ट उसे बोलेंगे, किसी भी बॉडी में जब कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो उसके बॉडी में कंटिन्यूसली क्या होता है, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है, तो जनरली कोरोना वायरस से लड़ने का क्षमता जो होता है किसी के बॉडी के अंदर, उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी बनता है, तो किसी के बॉडी में कितना एंटीबॉडी बन रहा है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग रैपिड टेस्ट करते हैं, तो इसे हम रैपिड टेस्ट बोलेंगे। दूसरा आता है RC-PCR टेस्ट। अब RC-PCR टेस्ट क्या होता है, जनरली RC-PCR को हम लोग रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये RC-PCR क्या होता है, तो जनरली RC-PCR से हम पता लगाते हैं कि किसी के बॉडी में वायरस कितना ज़्यादा है या वायरस का खतरा कितना ज़्यादा है, इसका हम पता लगाते हैं। तीसरा होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट से भी हम यही पता लगाते हैं कि किसी के बॉडी में कोरोना वायरस संक्रमण है या नहीं है। चौथा जो आता है आपका प्लाज्मा थेरेपी। तो आप इस 2 साल में प्लाज्मा थेरेपी का नाम अब बार बार सुने होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो प्लाज्मा जनरली खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक पीले रंग का लिक्विड सब्सटेंस होता है। जैसे आपका बॉडी में जितने भी ब्लड हैं उसमें 3 सब्सटेंस पाया जाता है। पहला RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। तीसरा प्लास्टिड। तो ये तीनों सब्सटेंस को अगर हम हटा दें तो जो सब्सटेंस बचता है उसी को हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, और उसी को प्लाज्मा थेरेपी की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, तो किसी जो इंसान इन्फेक्टेड होता है और इन्फेक्टेड होने के बाद वो रिकवर हो गया होता है किससे, कोविड-19 से, तो उसके बॉडी में जनरली एंटीबॉडी बन जाता है। किससे लड़ने के लिए, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसके बॉडी से प्लाज्मा थेरेपी को निकाल के संक्रमण बॉडी में डाला जाता है, ताकि उसके बॉडी में भी एंटीबॉडी बन जाए और कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी को हम लोग यूज करते हैं। पांचवा है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, तो जनरली वैसे इंसान को, वैसे व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है जिसके बॉडी के अंदर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं छठा, क्वारंटाइन। तो जनरली इस 2 साल के पैंडेमिक में आपने ये वर्ड भी बहुत सुना होगा, क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है ऐसे प्लेस पे संक्रमित व्यक्ति को रखना जहाँ पे कोई और व्यक्ति ना पहुँच पाए जो स्वस्थ व्यक्ति हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वारंटाइन। ठीक है, अब बात करते हैं 7वां। तो 7वां क्या है, वेंटिलेटर। तो जनरली आपने वेंटिलेटर वर्ड भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। जनरली आपने सुना होगा कि किसी अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी हो गई या वेंटिलेटर हमारे अस्पताल में मौजूद नहीं है। तो इस वेंटिलेटर वर्ड बहुत ज़्यादा आपने इस पैंडेमिक में सुना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, तो सरल भाषा में अगर हम बोलें तो यह एक मशीन है जो वैसे व्यक्ति की जान बचाता है जिसको
सांस लेने में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम हो या फेफड़े में बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया हो कोरोना वायरस से, तो वैसे व्यक्ति को वेंटिलेटर का जरूरत होता है। अब वेंटिलेटर में सांस लेने में प्रॉब्लम व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए वो राहत का काम करता है, इसीलिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है जिसका फेफड़ा में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल गया हो, इसे हम वेंटिलेटर बोलेंगे। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आठवां क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी। तो सामाजिक दूरी बनाए रखने से क्या होता है, संक्रमण का फैलाव जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अब बात करते हैं नौवां क्या होता है, लॉकडाउन। लॉकडाउन तो आप सभी जानते हैं, जो अभी तक हमारे देश में कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की द्वितीय लहर के बारे में। तो जो द्वितीय लहर थी वो पहली लहर से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत तेज़ी से हमारे देश में ये फैलता गया। इस द्वितीय लहर में प्रतिदिन 4 लाख केस देखने को हमारे देश में मिली। अब देखिए, इस द्वितीय लहर में 4000 लोगों की प्रतिदिन मौतें भी देखी गई। अब ये इसका कारण क्या है, इसका मेन कारण क्या था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इसका मुख्य कारण क्या था, द्वितीय लहर में जो इतना तेजी से हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण को हम बोल सकते हैं कि हमारे देश के मेडिकल व्यवस्था जो है उसमें बहुत ही कमी रही। इस वजह से ये जो द्वितीय लहर था ये बहुत ही तेजी से हमारे देश में फैली और 4000 की लोगों की मौत कंटिन्यूसली पर डे देखा गया। ठीक है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा था वो भी हमारे देश में सक्सेस नहीं रहा द्वितीय लहर के केस में। ठीक है। और क्या कमी रही, तो मेडिकल व्यवस्था में ऑक्सीजन की कमी रही, वेंटिलेटर की कमी रही, अस्पताल में बेड की कमी रही, जिसकी वजह से हमारे देश में द्वितीय लहर बहुत तेजी से हमारे देश में फैलते हुए देखने को मिला। ठीक है। तो एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि भारत में प्रति 10,000 की संख्या पर अस्पताल में 5 बेड और 8 डॉक्टर ही उपस्थित हैं। इस वजह से भी, इस तरह की मेडिकल व्यवस्था की वजह से भी दूसरी लहर जो है हमारे देश में इतनी तेजी से फैली। अब बात करते हैं भारत में ऑक्सीजन के संकट का क्या कारण हो सकता है। तो भारत में ऑक्सीजन के संकट का कारण ये हो सकता है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी हो जाना, ये मुख्य कारण हो सकता है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसके निर्माण में लगने वाला लंबा समय भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की जरूरत इतना ज़्यादा हमारे देश में क्यों पड़ी। तो जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस संक्रमित पाया जाता है उसके बॉडी में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो खून में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तब डॉक्टर जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के हेल्प से किसी संक्रमित बॉडी को ऑक्सीजन का कमी दूर करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कोविड वैक्सीन की। अब देखिए, हमारे देश में 3 कोविड वैक्सीन अभी लाया गया है। पहला कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन और तीसरा स्पुतनिक। तो ये वैक्सीन जो है हमारे देश में, इनका पहला चरण जो है 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी यानी मेडिकल वर्कर्स को दिया गया। मेडिकल वर्कर्स में आपका डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर ऐसे लोग आ जाते हैं। दूसरा आपका फ्रंटलाइन वर्कर। फ्रंटलाइन वर्कर किसको बोलते हैं, तो सफाई कर्मचारी, जनरली एम्बुलेंस ड्राइवर। तो ऐसे लोगों को 16 जनवरी 2021 में जो प्रथम चरण था, ऐसे लोगों को हमारे देश में वैक्सीन दिया गया। अब दूसरा चरण का अगर हम बात करें तो दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को टीकाकरण दिया गया और इसी दूसरा चरण में 45 वर्ष से अधिक ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन दिया गया जो किसी रोग से पीड़ित हैं, उसे दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 के बाद इस दूसरे चरण में ही 45 प्लस एज वाले को कंटिन्यूसली वैक्सीन देना स्टार्ट किया गया। अगर हम तीसरा चरण के बारे में बात करें तो 1 मई 2021 से यह स्टार्ट किया गया। इस चरण में 18 वर्ष से अपर एज वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें टीकाकरण देना स्टार्ट किया गया। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा देश जो है वो कोविड टीकाकरण के मामले में ऐसा पहला देश बन गया है जो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों को टीकाकरण दिया गया। ठीक है। ये हमारा देश मात्र 114 दिन में 17 करोड़ लोगों को टीकाकरण दे चुका है। दूसरे नंबर पे है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 115 दिन में 17 करोड़ लोगों को वहाँ पे टीकाकरण किया गया। तीसरा नंबर पे आता है चाइना, वहाँ पे 119 दिनों में 17 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया। ठीक है।
अब बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट के बारे में। तो सबसे पहला म्यूटेंट तीसरा चरण यानी तीसरी लहर जो थी हमारे देश में, वो आंध्र प्रदेश में पाई गई थी। इस म्यूटेंट की खोज आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में की गई। वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम N440K रखा गया। इस वेरिएंट की खोज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने किया। ठीक है, ये पहले दो वेरिएंट जो कि B1.617 तथा B.618 वेरिएंट जो है उससे भी ज़्यादा ताकतवर, उससे भी ज़्यादा डेंजर पाया गया है। ये वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक है, इससे लोग 3 से 4 दिनों में ही बीमार हो रहे हैं और 3 से 4 दिनों में ही उनका जो फेफड़ा है, उनका जो लंग्स है, वो इन्फेक्टेड हो जा रहा है इस वेरिएंट से। भारत में अभी तक किए गए शोधों एवं आंकड़ों पर नजर अगर डाली जाए तो ये नए म्यूटेंट तेजी से फैल रहा है एवं पहले दो म्यूटेंट से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। अब हम बात करते हैं क्या वैक्सीन नए म्यूटेंट पर कारगर है या फिर नहीं है। अभी तक के इस तथ्य पर व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ है, इसीलिए निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कितनी कारगर होगी या फिर कितनी नहीं, पर आंशिक तौर पर अनुसंधान बताते हैं कि वैक्सीन नए म्यूटेंट पर कारगर हो सकती है। तो ये लगातार हमारे देश की एक चिंता का विषय है कि अगर इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने के बाद भी अगर इस म्यूटेंट पर कारगर नहीं होती है तो जितना भी प्रयास कोरोना वायरस को रोकने के लिए किया जा रहा है सभी विफल हो जाएगा। तो ये चिंता का विषय है। इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट जो है लगातार ये गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए आपको फोर्स कर रही है कि लगातार आप कहीं भी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें और मास्क जरूर पहनें। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन की पालन करें, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और वैक्सीन लेना ना भूलें, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऑप्शन है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है या फिर कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोका जा सकता है। तो इसीलिए आप वैक्सीन जरूर लें और मास्क जरूर पहनें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।